Hello everyone. In the last lecture we discussed about types of neuron, and in the today's lecture we are going to start with a new topic, that is impulse generation and conduction. But let us very quickly talk about the structure of neuron once again, that we had already studied in our first lecture of this particular chapter. हमने ये बात की हुई है कि एक न्यूरॉन में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि न्यूरॉन में इम्पल्स रिसीविंग के लिए कुछ प्रोसेसेस हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है. And then we have a structure where the impulse processing takes place, that is we call it as cell body, soma, cyton, और इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, that is called as perikaryon. So many a times जब स्टूडेंट्स जो हैं किसी भी तरह की बुक सॉल्व करते हैं तो ये टर्म आ जाता है कहीं ना कहीं. सो नॉट टू गेट कंफ्यूज, पेरिकैरियन का मतलब सोमा ही होता है, राइट? And then within the nucleus we have all the accessory structures, that is cell organelles हमारे पास होंगे, nasal granules होंगे हमारे पास, and जो बाकी structures है जैसे mitochondria, Golgi, ER, ये सारे structures यहाँ present होते हैं. We had discussed that nucleus में जो centriole है वो absent होता है, ठीक है ना? ठीक है. And then axon के starting point को हम axon hillock बोलते हैं. It is a highly sensitive area. यहाँ से ही exactly जो impulse generation है वो शुरू होता है. तो अगर कई बार हमसे कोई पूछ ले कि what is a important property that we know about axon hillock, so we have to answer that it is highly sensitive area. It is a highly sensitive area of neuron. ठीक है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिसे हम लोग एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं. एंड देन दिस कंप्लीट पोर्शन वी हैव, इट इज द एक्सॉन. ये हमारे पास जो पूरा पोर्शन है ये हमारे पास एक्सॉन का पोर्शन है, राइट? लेट मी टेक अ कलर. सो हियर ये हमारे पास जो पूरा पोर्शन है ये एक्सॉन है. एक्सॉन में हमारे पास माइलिन शीट है. हम जानते हैं कि जो माइलिन शीट होती है लिपिड की एक लेयर है. स्फिंगोलिपिड्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड लिपिड्स आर इंसुलेटर, राइट? एंड टुडे वी विल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से साल्टेटरी कंडक्शन होता है एंड इम्पल्स जंप करती है. नोड्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर साइंटिस्ट का नेम था. नोड्स ऑफ रेनवियर वो प्लेसेस हैं जहां पर माइलिन शीट एब्सेंट होती है, ठीक? एंड श्वान सेल ही माइलिन शीट सीक्रेट करती है. श्वान सेल हमारी जो है पीएनएस में प्रेजेंट होती है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एंड माइलिन शीट जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट से भी सीक्रेट की जाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. इसके बारे में भी मैंने आई गेस जो है अपने फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट. एंड देन वी हैव दीज एक्सोन टर्मिनल, जहां पर हमारे पास ये साइनेप्टिक टर्मिनल है या साइनेप्टिक नोब भी बोल देते हैं. इनमें हमारे पास वेसिकल्स होते हैं जहां हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर फिल होते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर का क्या फंक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ेंगे कि साइनेप्स के अक्रॉस किस तरीके से इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, तब हम इसके बारे में जानेंगे. So that is basics about neuron, right? The details we had already covered in the first lecture. अब हम समझेंगे कि इम्पल्स जनरेशन या फिर जो इम्पल्स किस तरह से जनरेट होती है और इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है. देखिए, मैं समझता हूं कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन, थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों को समझने के लिए. सो दैट्स व्हाई हम बेसिक से स्टडी जो है इस टॉपिक को करेंगे. और देखिए, जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप इस सीक्वेंस में एक बार इसे समझिए, एंड देन आप एनसीईआरटी पढ़िए, राइट? आपको चीजें बहुत एक काफी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर व्यू में जो है नजर आएंगी. सो लेट अस स्टार्ट द स्ट्रक्चर. लेट अस कंसिडर कि जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एक एक्सोन का स्ट्रक्चर है. इसे हम एक एक्सोन मान रहे हैं, ठीक है? ये हमारे पास एक्सोन है. अब जिस तरीके से एक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि इस एक्सोन के अंदर जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा उसे हम लोग न्यूरोप्लाज्म कह रहे हैं. इसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं न्यूरोप्लाज्म, या फिर अगर हम थोड़ा ज्यादा एप्रोप्रिएट बात करें तो इसे हम लोग एक्सोप्लाज्म कह सकते हैं, ठीक है? अब न्यूरोप्लाज्म या एक्सोप्लाज्म, क्योंकि ये सेल के अंदर का फ्लूइड है, ये हमारे एक सेल के अंदर का फ्लूइड है, तो इसे हम आईसीएफ भी कह सकते हैं. और यहाँ जनरल मैं इस आईसीएफ टर्म का यूज क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको क्लियर हो जाएगा. सो आईसीएफ मींस इंट्रासेलुलर फ्लूइड. वो फ्लूइड जो सेल के अंदर है उसे हम आईसीएफ कहेंगे. Why neuroplasm? Because it is present in the neuron. And why exoplasm? Because it is a part of the axon, right?
एंड अब इस एक्सोन के बाहर जो भी है हमारे पास वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब इस सेल के बाहर न्यूरॉन इट इज अ सेल ओनली, राइट। अब इस सेल के बाहर कुछ ना कुछ फ्लूइड होगा, सो हम उस फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स या फिर फ्लूइड कह देंगे। सो ECF दैट स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ECM दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। सो पहली तो ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बाहर जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जो न्यूरॉन के अंदर फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। अब देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि इस न्यूरॉन के बाहर भी हमारे पास आयंस होंगे, कुछ प्रोटीन्स होंगी, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगी, ऐसे ही हमारे पास इस न्यूरॉन के अंदर दैट मींस इन न्यूरोप्लाज्म कुछ आयंस होंगे, चार्जेस होंगे, नेगेटिवली आयन प्रोटीन्स होंगे। मैं उन प्रोटीन्स और चार्जेस के बारे में अब आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरह के चार्जेस कहां होते हैं। मेरी बात अब ध्यान से समझिएगा, ये बहुत क्रूशियल टॉपिक जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। देखिए होता यह है कि ECF में हमारे पास सोडियम आयन हैं काफी सारे, लेट अस से ये हमारे पास यहाँ सोडियम आयन है। मैं ये क्यों बना रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज वी हैव सोडियम आयन राइट इन ECF राइट नाउ, ठीक। ये सोडियम आयन हो गए। अच्छा, क्या सोडियम आयन मेरे ICF में भी है, क्या मेरे एक्सोप्लाज्म में भी है? आंसर है बिल्कुल है। सो ये मैंने सोडियम आयन यहां बना लिए, ठीक है। ये मेरे सोडियम आयन यहां पर हो गए, आए समझ में? ओके, अब हम दूसरे आयन की तरफ चलते हैं। अब मैं बात करता हूं कि मेरा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या फिर ECM है उसमें मेरे पास पोटाशियम आयन भी है। तो थोड़ा सा कलर विजिबल हो, हम व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं। ये मेरे पास बाहर पोटाशियम आयन है, ठीक है। ये मेरे पास पोटाशियम आयन बाहर है। क्या मेरे पास अंदर भी पोटाशियम आयन है? आंसर है बिल्कुल मेरे पास। अब ये कलर विजिबल होगा नहीं यहाँ, सो यहाँ हम ये ब्लू कलर यूज कर लेंगे। सो वी हैव पोटाशियम आयन हियर ऑल्सो, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पर भी पोटाशियम आयन है। ओके, लेट मी राइट, और के ए नहीं होता, इट इज एनीवे जस्ट पोटाशियम आयन। ओके, कम ऑन, we have potassium ion. Why I'm writing again and again as an A? So we have potassium ion, ठीक है। हमारे पास एक थर्ड थिंग भी है जिसे मैं अब क्योंकि ये तीन चीजें भी हमारे काम की हैं। देखिए हमारे पास बाहर मैंने कुछ इस तरह से नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बना दी, राइट। हमारे पास यहाँ कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं। अब मैं अंदर भी प्रोटीन्स बनाता हूं, मेरे पास ये अंदर भी नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं, ठीक। चलिए इतना काफी है। अब आप अभी बेसिक से जैसे समझा रहा हूं इस तरीके से समझते रहिए, है ना, कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जो समझाया जा रहा है उसको समझिए। देखिए बहुत बेसिक सी बात है, मैंने दो चीजें बनाई, ECF एंड ICF। ICF एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। आपको इस रिप्रेजेंटेशन से एक बात तो ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई कि बाहर भी हमारे पास चार्जेस हैं और अंदर भी हमारे पास चार्जेस हैं। लेकिन आपको यहां जो पता चला वो ये पता चला, मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास दूसरा डायग्राम इतने स्पेस में है तो मैं यहां लिख देता हूं। पहली बात कि ECF में, बहुत शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म में, ECF में मेरे पास सोडियम आयन की जो कंसेंट्रेशन है, ध्यान रखेंगे, वो सोडियम आयन कंसेंट्रेशन इज 10 टाइम्स मोर देन ICF। मतलब जो सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन मेरी बाहर है, ECF में है, मेरी एक्सोप्लाज्म से, मतलब जितना भी एक्सोप्लाज्म में सोडियम होगा उसका 10 गुना मेरे पास ECF में है। सोडियम की कंसेंट्रेशन ECF में ICF की कंपैरिजन में 10 टाइम ज्यादा होती है। इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। सेकंड स्टेटमेंट मुझे ये ध्यान रखना है कि ICF में, दैट इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड या फिर एक्सोप्लाज्म में, मेरे पास जो पोटाशियम आयन की कंसेंट्रेशन है K प्लस, it is 40 times, it is 40 times higher than ECF। इसका मतलब मेरे पास ICF में पोटाशियम बहुत ज्यादा है और मेरे पास ECF में सोडियम बहुत ज्यादा है। तो देखिए दोनों में पॉजिटिव चार्जेस हैं,
लेकिन दोनों में डिफरेंशिएबिलिटी आ गई। न्यूरॉन्स में एक प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी, वो मैं भी समझाऊंगा किस तरीके से होती है, क्यों होती है। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि न्यूरॉन के अंदर और बाहर दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्जेस किसी अलग अलग आयंस की वजह से हैं। बाहर पॉजिटिव चार्जेस हैं सोडियम की वजह से, अंदर कुछ पॉजिटिव हैं वो पोटेशियम की वजह से। मैं थर्ड बात पर आता हूं यहां पर, जिस पर हम अब स्ट्रेस देंगे, एंड दैट इज वी हैव दिस, कि हमारे पास अंदर आईसीएफ में बहुत सारे मिनी नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक प्रोटीन्स। ऑर्गेनिक प्रोटीन्स, ये वाली बात ध्यान रखनी है कि आईसीएफ में, मतलब न्यूरोप्लाज्म में, मेरे पास बहुत सारी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, उतनी बाहर नहीं है। अगर आपको ये तीन बातें समझ में आएगी, ट्रस्ट मी, आप इस टॉपिक को बहुत इजीली समझ लेंगे। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या बताया, मैं रिपीट करता हूं अपनी स्टेटमेंट को। मैंने भी आपसे ये कहा कि बाहर हमारे पास इतना सोडियम है, इतना सोडियम है ओवरऑल, कि वो पोटाशियम से कहीं ज्यादा है। और ये सोडियम इतना ज्यादा है कि बाहर जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ये प्रेजेंट है, ये उससे भी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से बाहर की तरफ एक ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्रिएट हो गया। अभी मेरे सेकंड डायग्राम, और सेकंड डायग्राम में ध्यान से समझिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कि मेरे पास बाहर इतना सोडियम है कि जितनी भी नेगेटिव चार्ज प्रोटीन बाहर थी, उसने उस पोटाश सोडियम ने उस नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को भी न्यूट्रलाइज करा और ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया बाहर। और मेरे पास अंदर पोटाशियम है, सोडियम भी है, लेकिन नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा है मेरे पास, इनसाइड की बात कर रहा हूं मैं, मतलब एक्सोप्लाज्म की, कि यहां ओवरऑल एक चार्ज डेवलप हो गया दैट इज नेगेटिव। ठीक है ना, यहां एक ओवरऑल चार्ज डेवलप हो गया नेगेटिव। ये मैं दूसरी साइड भी दिखा सकता हूं, लेकिन हमें इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अभी यहां समझेंगे। तो ये मेरा जो है, ये मेरा फर्स्ट डायग्राम है, और ये मेरा अभी सेकंड डायग्राम है। हमने ये समझा कि बाहर सोडियम इतना है कि बाहर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है पॉजिटिव मीडियम क्रिएट हो गया, और अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मीडियम क्रिएट हो गया। आपको ये बात समझ में आई कि बाहर पॉजिटिव क्यों है और अंदर नेगेटिव क्यों है? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। देखिए, ये हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज हैं। क्या मैं ऐसी मेम्ब्रेन को इस समय एक टर्म दे सकता हूं दैट इज कॉल्ड पोलराइज्ड मेम्ब्रेन? इसको मैंने एक टर्म दे दिया दैट इज कॉल्ड, आई थिंक यहां मेरा पिक्चर आ रही है, सो आपको ये डायग्राम तो क्लियर होगा नहीं, है ना? थोड़ा सा पिक्चर को छोटा कर लेते हैं अभी। ओके, देखिए, इसे मैं एक टर्म दे दूंगा दैट इज पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। समझिएगा मेरी बात। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने भी आपसे ये कहा कि ड्यू टू sodium ion outside the cell, that is an extracellular fluid, outside of a cell there is a net positive charge that is created, whereas inside the cell a negative charge is created because of the negatively charged protein. ये बात समझ में आ गई आपको? और क्योंकि ये दोनों ही ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पोलराइजेशन क्रिएट हो गया है, मेम्ब्रेन मेरी पोलराइज्ड हो गई है। और सपोज प्यारे बच्चों कि इस समय यहाँ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जाए इस मेम्ब्रेन पर, अगर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देना तो हमें यहाँ कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, मतलब हम यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल मेजर कर पाएंगे। और जो हम पोटेंशियल यहाँ मेजर कर रहे हैं इस समय, किस समय? जिस टाइम न्यूरॉन कुछ भी नहीं कर रहा, न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा है इस समय। हम बात कर रहे हैं कि न्यूरॉन जिस समय रेस्ट में है, उसे किसी भी तरह का कोई स्टिमुलस नहीं रिसीव हो रहा है। उस समय बाहर सोडियम की वजह से और अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होने की वजह से एक नेट जो है पोलराइजेशन क्रिएट हो गया है। और जब हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया तो हमने एक वोल्टेज देखा, यहाँ पर एक नेट जो है पोटेंशियल देखा यहाँ, जो -70 मिली वोल्ट से -90 मिली वोल्ट तक हो सकता है। जनरली -90 मिली वोल्ट हमारी कार्डिक सेल्स में होता है, कार्डिक टिश्यू में, बट क्योंकि अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं तो मैं -70 लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं तो -70 समझ रहे हैं, ये लिखा हुआ है बुक्स में भी। ठीक, सो हमने कहा कि अब इस समय यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है जिसे हम -70 मिली वोल्ट कह रहे हैं। अब ये पोटेंशियल कब क्रिएट हुआ? ये पोटेंशियल क्रिएट हुआ जब हमारा न्यूरॉन एक्साइट नहीं है, जब हमारे न्यूरॉन को किसी तरह की कोई स्टिमुलस नहीं आ रही, कोई इंपल्स नहीं कंडक्ट कर रहा है। इस समय ये न्यूरॉन रेस्ट पर है, इसीलिए इस पोटेंशियल को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, या आरएमपी कहते हैं, जिसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जो कि -70 मिली वोल्ट है। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? अगर नहीं आया, इस वीडियो को यहीं ड्रॉप कर दो, इससे बेहतर नहीं हो सकता। अगर आ गया तो कंटिन्यू कर लो। ठीक,
रिपीट कर रहा हूं, ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। ईसीएफ में सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा है आईसीएफ में, और कितनी ज्यादा है आईसीएफ से 10 टाइम्स। आईसीएफ में पोटेशियम बहुत ज्यादा है, कितना, बाहर की कंपैरिजन में 40 टाइम्स। बट ओवरऑल इनसाइड मतलब एक्सोप्लाज्म में इतना नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है कि अंदर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल आई शुड से क्रिएट हो गया, और बाहर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो पोटेंशियल है वो क्रिएट हो गया। आगे चलेंगे सेकंड डायग्राम पे, इसे हम लोग पोलराइज मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो अभी मैं रिपीट तो पूरा नहीं करूंगा, बट अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि क्या है। सो बाहर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अभी देखो तुम्हें कुछ नहीं समझना, सोडियम पोटाशियम चैनल्स कुछ नहीं ध्यान रखना, अभी जिस हिसाब से बता रहा हूं उतना सुनते जाओ, ठीक है ना। और अंदर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो रखा है, और इस समय हम कहेंगे कि हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम लोग फर्स्ट सिचुएशन मान रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपनी वीडियो को बड़ा कर लेता हूं बिकॉज, है ना, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है जिसे हम लोग पोलराइज स्टेट कह रहे हैं। दिस इज पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं, और इस समय इस पर एक नेट पोटेंशियल है जो कि रेस्टिंग स्टेज पर है, इसीलिए हम इसे आरएमपी कह रहे हैं, जो कि -70 मिली वोल्ट है। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? अब देखो मेरी बात समझना, जिस तरह से एक सेल में हमारे पास अलग अलग तरह के चैनल्स होते हैं, चैनल्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, यू नो वी हैड स्टडीड, आपने पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा है खैर अभी तक, एटलीस्ट इस चैनल पे तो नहीं पढ़ा है, कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं, है ना। एक सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास प्रोटीन होती है, तो ये चैनल्स हैं। ऐसे ही हमारे पास हमारी सेल में सोडियम के लिए चैनल्स होते हैं, पोटाशियम के लिए चैनल्स हैं, क्लोराइड चैनल्स हैं, कैल्शियम चैनल हैं, सोडियम पोटाशियम एटीपीएजेस हैं। अलग अलग बुक्स में अगर आप देखेंगे तो वो पहले ही इस बात को समझाते हैं कि ये कैसे क्रिएट हुआ, मतलब ये मेम्ब्रेन पोलराइज हुई तो हुई कैसे, मैं इसे बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। बट मैं बता देता हूं, हमारे पास कुछ चैनल प्रोटीन्स हैं, वो एक इस तरह से कंडीशन मेंटेन रखते हैं कि वो बाहर सोडियम आयन को ज्यादा रखेंगे, अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को ज्यादा रखेंगे, ओवरऑल इस कंडीशन को मेंटेन रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हम अब सेकंड सिचुएशन पे जा रहे हैं। तो हमने पहली सिचुएशन पढ़ ली पोलराइज स्टेट की, मतलब पोलराइजेशन की, जहां आरएमपी -70 मिली वोल्ट है। हम सेकंड सिचुएशन पे जा रहे हैं, और मैं सेकंड सिचुएशन यहीं से समझानी शुरू करूंगा। देखिए एक एक बात ध्यान रखनी है। मान लीजिए कि हम इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि यहां हमें कोई स्टिमुलस दिया गया। क्या दिया गया? स्टिमुलस। सेकंड डायग्राम यहां है तो मैं यहां लिखूंगा इस बारे में। स्टिमुलस हमें कोई दिया गया। स्टिमुलस क्या हो सकता है? स्टिमुलस कोई फिजिकल हो सकती है, स्टिमुलस कोई केमिकल हो सकती है, स्टिमुलस कोई मैकेनिकल हो सकती है। लेट्स से मुझे किसी ने यहाँ कोई प्रिक किया तो वो एक स्टिमुलस है। किसी ने एकदम गर्म ग्लास लगा दिया, वो एक स्टिमुलस है। किसी ने बर्फ का पीस लगा दिया, वो एक स्टिमुलस है। किसी ने आवाज कर दी, लेट्स से कुछ चीज गिर गई, सडन कोई चीज गिर गई, वो एक स्टिमुलस है। तो इसे स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस मींस एनी चेंज इन योर एनवायरनमेंट, सराउंडिंग में होने वाला कोई भी चेंज स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में इंपल्स क्रिएट होती है। इंपल्स मींस इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रिकल वे में जो है कंडक्ट होती है, तो इसी को हम लोग इंपल्स कह देते हैं। इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो एक इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है हमारे न्यूरॉन्स पर, इसे हम लोग इंपल्स कह देते हैं, ठीक है ना। तो स्टिमुलस एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक, ये स्टिमुलस हो गया। स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में इंपल्स क्रिएट होती है। अब हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे ही कोई स्टिमुलस आई, स्टिमुलस क्या हो सकती है? तो स्टिमुलस किसी तरह की फिजिकल स्टिमुलस हो सकती है, मेरा पेन चेंज नहीं हुआ इसलिए इतनी बोल्ड राइटिंग आ रही है। कोई केमिकल स्टिमुलस हो सकता है ना। कोई जो है किसी तरह का दूसरा स्टिमुलस हो सकता है, मैकेनिकल स्टिमुलस हो सकता है। मैंने भी बता दिया आपको एग्जांपल देके। कोई साउंड हो सकता है। ये सारी स्टिमुलस है। मैं आई थिंक ना मुझे एक पेज पे सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन रखनी चाहिए, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड देन मैं इनको चेंजेस कर लेता हूँ, इसमें कुछ चेंजेस। ओके, सो आई थिंक वी आर नाउ गुड। ओके, है ना। तो ये स्टिमुलस की बात कर ली हमने। देखना, आप मेरी बात समझना, जो मैं आपको समझाने की यहाँ पूरी कोशिश करता हूँ, अगर मैं अपनी बात समझा पाऊँ आपको। अब जैसे ही किसी तरह की स्टिमुलस आती है, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझते जाना।
मैंने अभी आपको बताया कि एक मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं। चैनल प्रोटीन सोडियम जो है चैनल प्रोटीन्स हैं, पोटाशियम चैनल प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम प्रोटीन्स हैं। इसी तरह से सोडियम पोटाशियम एटीपी से पंप होते हैं। ये अलग अलग वोल्टेज पे ओपन होते हैं और अलग अलग वोल्टेज पे क्लोज होते हैं। जैसे मान लीजिए, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने ऐसे करके टच किया। अब जब मैंने टच किया तो होगा क्या कि कुछ सोडियम बाहर से अंदर आएंगे। मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। अभी हम जानते हैं कि बाहर हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। समझना मेरी बात। मैंने कहा जैसे ही कोई स्टिमुलस मिला तो कुछ सोडियम अंदर की तरफ डिफ्यूज होने शुरू होंगे। जैसे मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक गेट है ना, और इस सोडियम को अलाउ कर रहा है ऐसे करके, तो बाहर से मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा सोडियम। अब ये कब हुआ? जनरली ये लोकल काम ऐसे होता रहता है, मतलब कुछ लीकी चैनल्स होते हैं हमारे पास जो सोडियम को एट एनी टाइम अलाउ करते हैं। ठीक है, तो बट हम ये समझने के लिए, अभी हम 11th क्लास में, तो इसलिए हम इस बात को समझने के लिए प्रॉपर ये वर्ड यूज करेंगे कि जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, सोडियम आयंस स्टार्ट डिफ्यूजिंग इन, इनका डिफ्यूजन अंदर हो गया, डिफ्यूजिंग इनसाइड, इनसाइड एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो जो हमारे पास सोडियम आयंस हैं वो बाहर से अंदर आने लगे। हमारे पास सोडियम चैनल्स है, लीकी चैनल्स है, वोल्टेज रेगुलेटेड होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। सो हमने पहली स्टेटमेंट क्या कही है कि जो सोडियम आयन है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, एक्सोप्लाज्म में आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो क्या अंदर सोडियम बढ़ने लगेगा? आंसर है बिल्कुल बढ़ने लगेगा। अब आप समझिएगा मेरी बात। अभी तक यहां सिचुएशन ये है कि यदि मैं इसका पोटेंशियल मेजर करूं तो ये -70 मिली वोल्ट आता है। इस पॉइंट पर मान लीजिए, ऐसे ही इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो चेंजेस हुए, स्टिमुलस आई इस पॉइंट पर, मान के चलते हैं। तो जब यहां सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे तो देखो होगा क्या। हमारे पास अभी जो हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो है -70 मिली वोल्ट। -70 मिली वोल्ट क्यों है? बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव होने के कारण। अब कुछ सोडियम अंदर आए तो क्या ये -70 से ये चेंज हो सकता है -65 पर? अब समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं। बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो बिल्कुल हो सकता है ये -70 मिली वोल्ट से -65 मिली वोल्ट हो सकता है। -65 मिली वोल्ट से ये -60 मिली वोल्ट जाएगा। सोडियम आते रहेंगे, -65 होगा, -65 से -60 होगा, एंड -60 के बाद लेट्स से कि ये -55 मिली वोल्ट पर पहुंच गया। रिपीट करता हूं मैं। जैसे ही कोई स्टिमुलस आई, हुआ ये कि सोडियम चैनल्स जो थे वो ओपन हुए, लीकी चैनल्स होते हैं, वहां से सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ शुरू। अब सोडियम के कुछ आयंस आने लगे, अंदर की तरफ आने लगे, जिससे पोटेंशियल ड्रॉप कर गया -70 से -65, -65 से -60 एंड -60 से -55। इस वोल्टेज को अपन ध्यान रखेंगे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला जो वोल्टेज है ना, दैट इज -55, इसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसे क्या कहते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, ये वो स्टिमुलस है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये वो स्टिमुलस है जिस स्टिमुलस के आते ही इस मेम्ब्रेन के ऊपर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होंगे, ठीक है, वो खुल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही कोई स्टिमुलस आती है, सोडियम आयंस का डिफ्यूजन शुरू हो जाता है अंदर की तरफ। ईसीएफ से, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, ये जो सोडियम आयन है ये अंदर की तरफ मूव करने शुरू होंगे आईसीएफ में, एक्सोप्लाज्म में, जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप करेगा -70 से -65, -65 से -60, 60 से मतलब इस तरह से 58, 57, 56 एंड 55। जैसे ही पोटेंशियल -55 पहुंचेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे। अभी तक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल नहीं खुले हैं, अब जाकर के वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलेंगे। कब खुलेंगे? जैसे ही पोटेंशियल -55 पहुंचेगा। इसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा जाता है। वो स्टिमुलस, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो स्टिमुलस जिस पर हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाएं, वो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। अगर कोई स्टिमुलस इस स्टिमुलस से कम दी गई तो कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। मैं इस बात को आगे पढ़ाऊंगा ऑल और नन प्रिंसिपल में, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन हो ही जाती है ना, बच्चे आजकल एडवांस हो गए, जब तक आप इस चैप्टर पे आएंगे आपको थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा। जब तक ये स्टिमुलस नहीं मिलेगी हमारी मेम्ब्रेन को, दैट इज -55, हमारे न्यूरॉन में इंपल्स जनरेट नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट। तो
थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द मिनिमम अमाउंट, और रादर आई शुड से इट इज अमाउंट यूज कर लेते हैं, ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं, या फिर इट इज द मिनिमम पोटेंशियल ऐसे कहेंगे। ये वो पोटेंशियल है जिस टाइम हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे। तो इतना तो चाहिए हमें, -55 चाहिए अपने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करने के लिए। तो आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या अगर कोई स्टिमुलस ऐसी दी गई जो -55 मिलीवोल्ट से भी बेहतर हो, मतलब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो, तो क्या इंपल्स ज्यादा क्रिएट होगी? क्या स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? आंसर है नहीं। इसी को ऑल और नन प्रिंसिपल कहा जाता है। मैं इसको आगे और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हम लोग सिचुएशन ये ले लेते हैं कि जैसे ही हमारे पास, मैं इसको ग्राफ से समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। जैसे ही हमारे पास वोल्टेज -55 मिलीवोल्ट पहुंचा, इस वोल्टेज पर होगा क्या, इस पोटेंशियल पर होगा क्या, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन, ठीक है ना। हमारे पास होगा क्या कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। अब मैं आपको यहां समझाता हूं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास किसी तरह का, यू नो, ऐसे इसको समझाता हूं मैं आपको कि ये हमारे पास जो है एक वोल्टेज गेटेड चैनल है, इस तरह से, लेटस से कि ये हमारे पास एक वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है ना। यहां मान लेते हैं हम लोग ऐसे अभी, और ये अभी क्लोज्ड सिचुएशन में है। मैंने अभी आपको ये दिखाया कि मान लीजिए क्लोज सिचुएशन में है। अब जैसे ही ये हमारे पास -55 मिलीवोल्ट का वोल्टेज हुआ, ये वाला जो हमारे पास चैनल है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ओपन, इस तरह से। तो अब देखिए मेरी बात समझिए, ये जो चैनल था ये हमारा खुल गया, और जैसे ही ये चैनल खुला तो बाहर से जितना भी सोडियम आ सकता है, मतलब इनफ्लक्स सोडियम का होने लगेगा यहां से, ठीक है। सो -55 मिली वोल्टेज पर होगा क्या, एमवी पर, voltage gated sodium channel open, and due to this there is a rapid influx of, there is a rapid influx of sodium ion occur। कहां पर, इनसाइड एक्सोप्लाज्म। हमारे पास क्या होगा, एकदम सोडियम आयन आएगा, ठीक है ना। अब देखिए सोडियम आयन क्या करेगा, मैं आपको वापस समझाता हूं। हमारे पास पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट था। इस -70 मिली वोल्ट के पोटेंशियल पर हुआ क्या था, कोई स्टिमुलस रिसीव हुई। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि कोई स्टिमुलस रिसीव हुई। अब जैसे ही स्टिमुलस रिसीव हुई तो ये हमारे पास लेट्स से -65 मिली वोल्ट पहुंचा, -65 से हमारे पास -60 मिली वोल्ट पहुंचा, और -65 मिली वोल्ट से ये हमारे पास जैसे ही -55 मिली वोल्ट पहुंचा, ये हमारे पास एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। सो दिस इज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, एंड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पर होगा क्या कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन। और जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, हमारे पास रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होने लगेगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। तो हम लोग नेक्स्ट डायग्राम पे चलेंगे। अब मेरी बात और बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो हुआ क्या है, हमारे पास यहाँ बाहर पॉजिटिव चार्ज था 1। अब हम थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू करते हैं सो दैट हमारे पास ज्यादा होच पोच वाली कंडीशन ना हो। ये नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव, ठीक है ना। ओके, सो ये हमारे पास चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हमने कहा कि लेट्स से कि जो हमारा थर्ड पॉइंट है, यहां हमारे पास स्टिमुलस रिसीव हुई। इस स्टिमुलस के रिजल्ट में पहले कुछ सोडियम आयन अंदर जाते हैं, जिससे पोटेंशियल -55 तक पहुंचता है। अब जैसे ही ये पोटेंशियल -55 तक पहुंचेगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर, जैसे ही ये पोटेंशियल -55 तक पहुंचेगा, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, जिससे हैवी इन्फ्लक्स होगा सोडियम का। एंड अब ये पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट से कैसे चेंज होगा, देखिए
let's see, -50, then -45, then -35, then -25, -15, and then let's say -5, and then the 0, and 0 से +5, +10, we have +15, we have +20, we have +30, +35, +40, and so let's say मैक्सिमम हमारे पास जनरली 20 से 30 से 40 तक की रेंज आती है। अब समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इतना ज्यादा सोडियम अंदर आ जाएगा, इतना ज्यादा सोडियम अंदर आ जाएगा कि जो पोटेंशियल हमारे पास -55 है वो अब +30 से +40 के बीच में पहुंच सकता है। हम इसे अपनी रेंज के लिए +20 +30 लेके चल रहे हैं, लेकिन ये इतना पहुंच जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब इस चीज को हम यहाँ थोड़ा चेंज करेंगे और देखिएगा मैं क्या करूंगा। यहाँ मैंने प्लस को हटाया, यहाँ मैंने माइनस को हटाया, ठीक है ना। आई थिंक चार्जिंग जा रही है तो मैं एक बार चार्ज पे लगा दूं। ओके, आ तो गए हम आई गेस, ठीक है चलो। सो देखो पोटेंशियल इतना चेंज हुआ कि इतना रैपिड इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का कि -55 से पोटेंशियल +30 +35 जा सकता है। सिचुएशन कैसे रिवर्स हो जाएगी? अब बाहर से जो सोडियम था वो अंदर आ गया, तो इतना सोडियम अंदर आ गया इस पॉइंट पर कि जो यहां पर नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो गया? पॉजिटिव। क्यों हो गया? क्योंकि बाहर का सोडियम यहां आ गया। मैं आपको बहुत बेसिक सी बात में समझाता हूं। जैसे मान के चलो कि यहां -70 चार्ज है, मान के चलो। अभी ये किस वजह से है? क्योंकि अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है। अब मान लो मैं यहां कह रहा हूं कि यहां पर +100 सोडियम आ गए। अब आप मुझे बताओ कि अंदर जहां पहले -70 था, अब +100 सोडियम चार्जेस आ चुके हैं, तो क्या ओवरऑल चार्ज हो जाएगा? +30 चार्ज हो जाएगा ना। अब समझ रहे हो प्लस क्यों लिखा है मैंने? और मान लीजिए कि बाहर पहले हमारे पास 120 सोडियम थे, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, और मान लेते हैं कि 80 नेगेटिव चार्ज प्रोटीन थी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 100 हमारे पास सोडियम अंदर आ चुके हैं, सो हमारे पास बाहर बचा टोटल +20 चार्ज और -80 चार्ज। तो ओवरऑल हमारे पास बाहर का चार्ज कितना हो गया? -60। मतलब बचा चार्ज माइनस में, तो बाहर की तरफ ये हो गया माइनस। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से ये पोलैरिटी चेंज होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करेंगे। मैं आपको पूरे सीक्वेंशियल नोट्स दे दूंगा इसके, ठीक। वापस पेन पे आते हैं। अब इस पॉइंट को आप देखिए, इस पॉइंट पे मैं क्या बात लिख रहा हूं कि हो, आई थिंक मैंने पेन सिलेक्ट ही नहीं किया। अब इस पॉइंट पर आप देखिए, हमारे पास जो ये चेंज हुई है ना, ये हुई है हमारे पास क्या हो गया यहां पर? रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी। हमारे पास क्या हो गया? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। और ये जो हमारे पास रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुई है ना, इसी के लिए हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन में हमारे पास ओवरऑल चेंज कितना हो गया है वोल्टेज का? ये हमारे पास +30 से +40 तक हो सकता है, और इसी वोल्टेज चेंजेस को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। ये हमारा एक्शन पोटेंशियल है। और देखिए ये इतने कम समय के लिए होगा ना, जैसे मान लीजिए ये तो मैं आपको जो इतना समय से पढ़ा रहा हूं, ये तो पता नहीं कितनी बार हो चुका अब तक, ये होके भी खत्म हो गया। मतलब इतनी मिली सेकेंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारा काम खत्म हो रहा है। ये रुकेगा नहीं। ये जो चीज अभी मैंने आपको दिखाई ना, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, ये तो बहुत माइनर टाइम के लिए रहेगा, इसकी फिर से चेंज हो जाएगी पोलैरिटी, और तब तक हम इंपल्स को परसीव कर चुके होंगे, इवन हमारा एक्शन भी आ चुका होगा। इतना फास्ट है न्यूरल कंडक्शन, इतना फास्ट। मैं आपको पढ़ाऊंगा कभी आगे जो है प्रॉपर्टी ऑफ नर्व, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना फास्ट होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में, इसको हमने डीपोलराइजेशन कहा। अब मैं इसे नेक्स्ट डायग्राम में और बेहतर तरीके से आपको समझाता हूं। सो हमारे पास ये डायग्राम है। हमने कहा था कि हमारे पास, आप चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं इस बात को, कि बाहर पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेट्स से ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है ना। और हमारे पास, ओके लेट्स डू वन थिंग, लेट्स, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं ऐसे, और हमारे पास ये अंदर नेगेटिव है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि हमारे पास जैसे ही कोई स्टिमुलस आई,
तो स्टिमुलस का रिजल्ट ये रहा कि ये वाला जो चेंज है ये हमारा उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब यहाँ पर हमारे पास रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी हो गई। क्या होगी हमारे पास? रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी। तो हमारे पास यहाँ बाहर नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं और अंदर की तरफ हमारे पास क्या आ चुके हैं? पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं। और इसी सेगमेंट को, इस सेगमेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं? इस हिस्से को हम लोग डीपोलराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डीपोलराइजेशन। ठीक है। और मेरी बात सुनिएगा, अब हमारे पास जो ओवरऑल वोल्टेज है वो कितना आ गया है? वोल्टेज हो गया है, मैं मान लेता हूं +30 मिली वोल्ट। इतनी बात समझ में? अब जैसे ही ये +30 मिली वोल्ट होगा ना, तो देखिए यहां हमारे पास दो चेंजेस होंगे। हमारे पास क्या होंगे? दो चेंजेस होंगे। तो वो चेंजेस में लिखा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल एट दिस वोल्टेज सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज। इसका मतलब हमारे पास जो सोडियम अंदर आ रहा है या जो सोडियम अंदर आ चुका है, अब आगे फर्दर कोई सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, या फिर मैं यूं कहूं कि बाहर सोडियम बचा ही नहीं होगा। ठीक है ना? अब हमारे पास ओवरऑल कोई सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही +30 मिली वोल्ट ये वोल्टेज पहुंचेगा, इस पर हमारे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो बंद हो जाएंगे। और बेटा इस पर एक और काम होगा कि इसी समय हमारे पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होंगे ना, वो ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमारे जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं वो हो जाएंगे हमारे ओपन। और जैसे ही ये चैनल ओपन होंगे, आप जानते हैं कि हमारा एक्सोप्लाज्म में जो पोटेशियम का लेवल था वो 40 टाइम्स ज्यादा था एज कंपेयर टू ईसीएफ। तो होगा क्या? देयर इज अ रैपिड इफ्लक्स। सो देयर इज अ रैपिड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम फ्रॉम एक्सोप्लाज्म टू ईसीएफ। मतलब होगा क्या कि इस समय जैसे ही हमारे पास +30 मिली वोल्ट का ये वोल्टेज पहुंचा, तो इस समय होगा ये कि जो सोडियम के चैनल होंगे वो तो हो जाएंगे हमारे बंद और पोटेशियम के चैनल हो जाएंगे ओपन। और अंदर से इस समय क्या बाहर जाएगा? पोटेशियम बाहर जाना शुरू होगा। और इतना पोटेशियम बाहर जाएगा, कितना जाएगा मैं आपको बताता हूं, मेरी बात समझिएगा, इस बात को ध्यान से। आगे मैं यहां लिख पा रहा हूं और यहां समझा रहा हूं कि अभी हमारे पास ये पोटेंशियल पहुंच गया है +30। ठीक। पोटाशियम गया, कितना गया कि ये हो गया हमारा +20। +20 से हो गया +10, देन हो गया ये 0। मतलब आप समझिए ना, अंदर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है? क्योंकि सोडियम का इन्फ्लक्स इतना हो चुका है, ऑलरेडी पोटाशियम बैठा हुआ है। नेगेटिव आयंस तो है ही, बट नेगेटिव आयन का पूरा इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। अब पोटाशियम के बाहर आने की जो है बारी आई। तो +30 मिली वोल्ट वोल्टेज था, पोटाशियम निकलने लगा, पॉजिटिव चार्ज निकलने लगा। तो अंदर का मीडियम कम पॉजिटिव होगा। कितना कम पॉजिटिव? +30 से +20, +20 से +10, +10 से 0, 0 से यस -10, -10 से -20, -20 से -30, -30 से -40, -40 से -50, देन -60 एंड देन -70, वापस -70 पहुंच गया। इतना ही नहीं, और इतना पोटाशियम निकल जाता है कि ये -80 भी हो सकता है, -90 भी हो सकता है, -95 भी हो सकता है। मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो। यही जो -70 मिली वोल्ट था ना, इसी को हम लोग आरएमपी बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी ये -70 मिली वोल्ट जो पहुंचेगा, ग्राफ में समझाऊंगा, ये पोटाशियम की वजह से हो रहा है। मतलब इतना ई फ्लक्स हो चुका है पोटाशियम का कि ये -70 पहुंच गया। -70 से भी नीचे आ गया, -80, -90, -95। और जब ये वाला हमारे पास सीक्वेंस आएगा तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। अब वापस से अंदर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वापस अंदर नेगेटिव हो गया। तो इसके लिए एक और टर्म यूज करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। सो वापस चलते हैं यहां पर, एक एक पॉइंट अब दोबारा से बहुत छोटा सा समझते हैं। देखिए पहले बाहर पॉजिटिव था, ठीक है। इस वाली प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको चीजें बड़ी अच्छी तरह से क्लियर होने वाली हैं। एक एक पॉइंट पे लिखेंगे हम लोग। देखिए मेरी बात समझिएगा, मैं इस पॉइंट की बात करता हूं अभी, थर्ड पॉइंट की बात करता हूं। यहां स्टिमुलस आई, लेट अस से
बेटा थर्ड पॉइंट पे स्टिमुलस आई, तो थर्ड पॉइंट पे जब स्टिमुलस आई होगी तो हुआ क्या होगा? हुआ यहाँ ये होगा कि यहाँ सोडियम आयन अंदर आए होंगे, इतने सोडियम अंदर आए कि हमारे पास ये थर्ड पॉइंट वाला जो था ना, अंदर से हो गया पॉजिटिव। क्या हो गया हमारे पास? अंदर से हो गया पॉजिटिव। इतना सोडियम अंदर आया, ठीक है। और ओवरऑल बाहर से क्या हो गया? ये नेगेटिव। क्या हो गया बाहर से? ये नेगेटिव, ठीक है ना। सो ये बाहर से हो गया हमारा नेगेटिव, लेट्स से ये। सो अंदर हो गया ये पॉजिटिव और बाहर हो गया नेगेटिव। इस पॉइंट को जो हमने कहा था, इस पॉइंट को हमने कहा था डीपोलराइजेशन। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब जैसे ही बेटा डीपोलराइजेशन हुआ था, हमने यहां एक और बात कही थी कि जो सोडियम के चैनल हैं वो हो जाएंगे बंद, कि जो सोडियम के चैनल है वो हो जाएंगे क्लोज, और यहां जो पोटाशियम के चैनल्स है ना, वोल्टेज गेटेड चैनल की मैं बात कर रहा हूं, वो हो जाएंगे बेटा ओपन, वो हो जाएंगे ओपन। अब देखो जब ये ओपन हुए होंगे तो होगा क्या? अब ये वाला काम तो हमारा किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हमारा काम किसकी वजह से हो रहा है? सोडियम की वजह से। किसकी वजह से? सोडियम की वजह से। अब मेरी बात दोबारा ध्यान से समझना, इसके बीच में एक और इवेंट होता है लेकिन वो मैं बना नहीं रहा हूं, जस्ट टू शो यू, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई? सो आगे हम लोग यहां चलते हैं। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब जैसे ही पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे तो होगा क्या कि अंदर से जितना भी पोटाशियम था ना, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? वो वाला पोटाशियम क्या निकलेगा? बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही सारा पोटाशियम बाहर निकलेगा तो अंदर ये वाला जो चार्ज है, यहां मेरी बात समझना, अब इतना पोटाशियम बाहर निकल गया कि इसकी जगह, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? चलो कोई नहीं है, हम लोग ना एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं, इसको वापस से हम यहां बना लेते हैं, ठीक है। मेरी बात समझना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और बाकी सारा मैंने लेट्स से पॉजिटिव बनाया हुआ है। यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एंड अभी हमने यहाँ ग्रीन येलो कलर से दिखाया हुआ है, राइट। ये नेगेटिव, ये मैंने येलो कलर से ये दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। ये अभी मैंने आपको डीपोलराइजेशन दिखाया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतना पोटाशियम बाहर निकल गया कि होगा क्या कि ओवरऑल अंदर की तरफ ना हमारे पास अब ये वाला जो पॉजिटिव है ये बदल जाएगा हमारा नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्यों बदला? क्योंकि अंदर से क्या निकल गया है? पोटाशियम निकल गया है, और वो पोटाशियम कहां पहुंच गया है? बाहर। तो बाहर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो वापस थर्ड प्लेस पे देखिए, अब इस थर्ड प्लेस पे वापस से पोलैरिटी सेम हो गई है, लेकिन ये पोलैरिटी किस वजह से हुई है? इट इज ड्यू टू इफ्लक्स, इट इज ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। और बेटा इस चीज के लिए हम लोग जो एक वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं रीपोलराइजेशन, वो करते हैं रीपोलराइजेशन। आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। अब जो ये बाहर पॉजिटिव हो गया है वो हुआ है पोटाशियम की वजह से, और अंदर जो नेगेटिव है वो क्यों हुआ है? क्योंकि अंदर से अब नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स बढ़ गई, क्योंकि पोटाशियम निकल चुका है। इतना यहां से पॉजिटिव जो चार्जेस थे वो निकल चुके हैं कि ओवरऑल अंदर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो हमने तीन बातें पढ़ी। वो तीन बातें क्या पढ़ी? हमने फर्स्ट जो बात अभी डिस्कस करी वो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास पहला होता है पोलराइजेशन। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, हमारे पास होता है पोलराइजेशन। लास्ट स्टेप चल रहा है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पोलराइजेशन क्यों होता है? क्योंकि आउटसाइड, आउटसाइड हमारे पास सोडियम ज्यादा है, ठीक है ना। हमारे पास सोडियम बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा है कि ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और सोडियम अंदर से कितना ज्यादा है? लगभग 10 टाइम्स ज्यादा है। और इनसाइड हमारे पास ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज्यादा है। और इन दोनों का रिजल्ट आता है कि एक ओवरऑल एक पोटेंशियल बन रहा है जो कि -70 मिलीवोल्ट का है। और क्योंकि उस टाइम मेम्ब्रेन रेस्ट पर है, इसे हम लोग आरएमपी कह देते हैं। ये पहली बात होगी। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा, जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा हमारे पास इनफ्लक्स होगा सोडियम का, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा। और इस इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन से जो -70 मिलीवोल्ट का जो ये वोल्टेज है ये कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, धीरे धीरे पहुंचेगा -55 मिलीवोल्ट पर। और ये जो हमारा अब डेवलप हुआ है इसे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहेंगे। और जो ये हमारी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है इस पर हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। और इसका रिजल्ट ये होगा कि देयर इज अ रैपिड इनफ्लक्स ऑफ, there is a rapid influx of
सोडियम आयन। यहां पर होगा क्या, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। अब जैसे ही रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा, जैसे ही रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा, जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी है वो क्या पहुंच जाएगी हमारे पास, +30 मिली वोल्ट। अब हमारे पास मेम्ब्रेन की जो वोल्टेज है, ये मेम्ब्रेन वोल्टेज हो जाएगा हमारा इस समय। और इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक्शन पोटेंशियल। इसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं एक्शन पोटेंशियल। और इस समय स्थिति क्या है, इस समय न्यूरॉन की स्थिति ये होगी कि हमारे पास आउटसाइड, मतलब ईसीएफ में जो सोडियम है, अब वो तो कम हो जाएगा क्योंकि बाहर नेगेटिव हो गया है। आउटसाइड ईसीएफ हमारा नेगेटिव हो गया है, और हमारे पास क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत डिक्रीज हो गई है ना। और इनसाइड, इनसाइड मतलब आईसीएफ में होगा क्या, हमारे पास मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। ये वाली बात समझ में आई। अब इसी टाइम पर जैसे ही हमारे पास +30 का मिली वोल्ट, ये वाला जो हमारे पास वोल्टेज है +30 मिली वोल्ट हुआ, इसी टाइम होगा क्या, जो पोटाशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल हैं, वो तो हो जाएंगे ओपन। और जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल हैं वो तो हो जाएंगे क्लोज्ड। और जैसे ही सोडियम पोटाशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, ई फ्लक्स जो है वो शुरू हो जाएगा, पोटाशियम का ई फ्लक्स शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इसी सिचुएशन में अब होगा क्या, पोटाशियम का लेवल यहां हो जाएगा ज्यादा, मतलब ईसीएफ में पोटाशियम बढ़ जाएगा, और इन साइड हमारे पास पोटाशियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम। और कितना कम हो जाएगा, इस वाली सिचुएशन को मैं थोड़ा सा अलग लिखूंगा ताकि हम लोग बात समझ सकें, ठीक है ना। ये तो मैंने अभी आपको उसके लिए बता दिया था कि इनसाइड अभी आईसीएफ पॉजिटिव हो रही है, लेकिन इसी के साथ एक चेंज जो हुआ है, जैसे ही हमारे पास पोटाशियम का ई फ्लक्स हो जाएगा, अब इस सिचुएशन के साथ हम ये वाली बात समझते हैं, इस समय इतना पोटाशियम बाहर निकल जाएगा, इतना पोटाशियम बाहर निकल जाएगा कि ईसीएफ वापस से हो जाएगा पॉजिटिव, और जो आईसीएफ होगा वो वापस से हो जाएगा हमारा नेगेटिव। और इसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं, रीपोलराइजेशन। और यहां पर जो ये हमारा टर्म आ जाएगा, इसके लिए मैंने आपको बताया होगा ना, बताया नहीं, बट दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर अबाउट दिस। तो इसी चीज को हम लोग जो है सेम एक लाइन से और समझ लेते हैं यहां पर, कि लेट्स से मैं यहां एक लाइन बना लेता हूं। सो इसे अब जो है एक लाइन के स्ट्रक्चर से भी समझ लेते हैं। सो हमने क्या कहा, वी सेड दैट कि इस समय लेट्स से हमारे पास ये बाहर पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव है और अंदर की तरफ हमारे पास ये नेगेटिव है। अब हम फाइनली यहां कंडक्शन भी समझेंगे। इस सिचुएशन को हमने कहा था पोलराइजेशन, हमने इस सिचुएशन को कहा था पोलराइजेशन। हम थर्ड पॉइंट लेंगे, थर्ड पॉइंट पर हम लोग इसकी जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर रहे हैं, उसको जो है पोलैरिटी को चेंज करेंगे। और थर्ड पॉइंट पर हमने क्या कहा कि जैसे ही स्टिमुलस आया तो सोडियम चैनल्स ओपन हुए, सोडियम का अंदर इतना इन्फ्लक्स हो गया कि ओवरऑल बाहर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और अंदर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और बाकी का सारा सेम रहेगा। सो क्यों, क्योंकि हम लोग थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान रखेंगे इस बात को, हम लोग थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब ये वाली जो सिचुएशन आई, इस सिचुएशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन। आया समझ में, क्लियर हुआ। अब जो मैं समझा रहा हूं उसको बहुत ध्यान समझना, अब जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब यहां होगा क्या, अब यहां होगा ये बेटा कि इस बात को तो समझो, ये तो इस समय है +30 मिली वोल्ट मान लेते हैं, और ये इस समय ये वाला जो वोल्ट है इसको मैं देखिए, मैं इसको कह रहा हूं कि ये है मेरा -70 मिली वोल्ट। क्या आपको +30 और -30 में कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देता है? तो मुझे तो दिखाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना क्रिएट, देखो होगा क्या बेटा, इस बात को समझना, ये पॉजिटिव तो जाएगा इस नेगेटिव की जगह, मतलब ये चेंज हो गया, और ये वाला पॉजिटिव जाएगा इसकी जगह, ठीक। ये पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव यहां पर
जो सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है वो सोडियम कहाँ चला गया, बगल वाली जगह चला गया, और ये हमारे पास चला गया यहाँ पर। ये हमारा कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स है। ये जो हुआ है इसको कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स कहेंगे। ठीक है, आगे समझाऊंगा इस बात को, लेकिन अभी मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूं, और वो ये है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेट्स से नेगेटिव नेगेटिव, थर्ड पॉइंट पे रहेंगे हम लोग, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब जिस समय ये हुआ होगा, जैसे ही यहाँ +30 का मिली वोल्ट पहुंचा, तो यहाँ पर क्या चीज क्लोज हो गई, सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे, वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो क्लोज हो गए। ये समझ में आया बेटा, वो तो क्लोज हो गए। और इसी समय हमारे पास जो पोटाशियम चैनल्स थे वोल्टेज गेटेड, वो क्या हो गए हमारे, ओपन हो गए। क्या हो गए हमारे, ओपन हो गए। जैसे ही ऐसा हुआ होगा, मेरी बात समझना, अंदर से इतना पोटाशियम निकल चुका है कि ओवरऑल वापस अंदर हो गया नेगेटिव, और बाहर क्या हो गया वापस से पॉजिटिव। ठीक है, और ये किस वजह से हुआ, ये हुआ पोटाशियम की इफ्लक्स से, और इसको बोलते हैं बेटा रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रीपोलराइजेशन। इतनी बात समझ लो, बस कहानी खत्म हो गई है। मैं यहाँ एक और वर्ड लिखूंगा, ये पोलराइजेशन क्यों है, क्योंकि आउटसाइड सोडियम ज्यादा है, मैं 4 बार बता चुका हूं इस चीज को, सोडियम आउटसाइड ज्यादा है, और बेटा इनसाइड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है। ठीक है ना। अब यहां डीपोलराइजेशन में क्या हुआ है, इनसाइड सोडियम ज्यादा हो गया, इनसाइड मेरा सोडियम ज्यादा हो गया बेटा, इतनी बात समझनी है, जो इनसाइड था मेरा सोडियम ज्यादा हो गया। ठीक है, और आउटसाइड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो थे वो बढ़ गए, वो बाहर निकले नहीं, वो बाहर थे तो इसलिए बढ़ गए। ठीक है, रीपोलराइजेशन में क्या हुआ होगा ना बेटा, रीपोलराइजेशन में हुआ ये है, मैं यहां लिख लेता हूं, रीपोलराइजेशन में क्या हुआ है मैं यहां लिख देता हूं, कि मेरा आउटसाइड पोटाशियम आयन बढ़ गया है, आउटसाइड मेरा पोटाशियम आयन बढ़ गया है। अब आप मुझे बात बताइए, अब सिचुएशन पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि मेरे पास बाहर पोटाशियम आयन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो हम लोग अब वापस इस सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कि अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि लेट्स से कि ये मेरा एक्सोन है, अब मेरे पास बाहर पोटाशियम ही पोटाशियम है, अब मेरे पास यहां पोटाशियम ही पोटाशियम है। ठीक है ना, और अब मेरे पास यहां क्या है, ओके हमारे पास तो न्यूरॉन है ऑलरेडी, राइट। तो हम लोग अब इस सिचुएशन को ले लेते हैं यहां पर, कि बाहर मेरे पास यहां क्या है, इस समय पोटाशियम है बेटा। ठीक, बहुत ज्यादा पोटाशियम है मेरे पास यहां, और ठीक है ना, और अंदर की तरफ क्या है मेरे पास, सोडियम आयन है। ये मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं, अंदर बेटा मेरे पास सोडियम आयन हो गया बहुत ज्यादा। अब समझिए क्यों हो गया है, तो मेरे पास बहुत सोडियम आयन है। ठीक है, मेरे पास क्या है इस समय, बहुत सारा सोडियम आयन है। ठीक, ये वाली बात समझ में आ रही है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी है, तो लेट्स से ये मेरे पास ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी है, और मेरे पास इतना नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है कि ओवरऑल मेरे अंदर का मीडियम नेगेटिव ही रहेगा, है ना। ओवरऑल मेरे पास जो अंदर का मीडियम है वो नेगेटिव ही रहेगा। अब समझो, बिल्कुल कहानी उल्टी है, बिल्कुल कहानी उल्टी है। स्टार्टिंग में यही चीज थी कि मेरे पास बाहर सोडियम था, अंदर मेरे पास पोटाशियम था। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यदि इस समय कोई स्टिमुलस आई, इफ एनी स्टिमुलस, इफ एनी स्टिमुलस नाउ कम, नाउ कम, लेट्स से, सो एनीथिंग हैपन, एनीथिंग विल हैपन, एनीथिंग हैपन, एनीथिंग विल हैपन, आंसर है नहीं। क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही कोई स्टिमुलस आती है, स्टिमुलस आने के बाद सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। अब सोडियम तो बाहर है ही नहीं, तो अंदर आएगा कैसे। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो हमें करना क्या है, मुझे कंडीशन वापस से पुरानी जैसी लानी है, मुझे वापस पुरानी कंडीशन लानी है। लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए, जब तक ये सोडियम बाहर नहीं चला जाता वापस, और पोटाशियम वापस अंदर नहीं आ जाता, कोई भी किसी भी तरह की स्टिमुलस क्रिएट नहीं हो सकती है, और इसी पीरियड को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। इसी पीरियड को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है।
सो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? द टाइम पीरियड until which no impulse can generated due to low level of sodium outside and high level of potassium outside. आया समझ में कि नहीं आया समझ में? हालांकि रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और जो है हमारे पास दूसरे रिफ्रैक्टरी पीरियड में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट अभी मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है जब तक मेरा सोडियम वापस बाहर नहीं चला जाता। तो अब मेरी बात समझिएगा, अब वापस से कंडीशन मेंटेन करनी है, मतलब मुझे बाहर सोडियम रखना है और अंदर पोटाशियम रखना है। उसके लिए हमारे पास होगा क्या कि बेटा हमारे पास यहां पर सोडियम, ये मैं ऐसे कुछ पंप बना रहा हूं यहां, उसके लिए हमारे पास क्या है ना, उसके लिए हमारे पास यहां पर सोडियम पोटाशियम एटीपीएज होते हैं। ये मेरे पास पंप है। क्या है मेरे पास? पंप है। क्यों है? इस समय मेरे पास अंदर सोडियम ही सोडियम है, अंदर मेरे पास क्या है? ये सोडियम ही सोडियम है। कितना सोडियम है? बहुत ज्यादा। और मेरे पास क्या है? बाहर पोटेशियम ही पोटेशियम है, बाहर मेरे पास पोटेशियम ही पोटेशियम है। आया समझ में? तो अब बेटा ये पंप एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप हैं, एटीपीएस हैं, करेंगे क्या? ये 3 सोडियम को तो बाहर फेंकेंगे, आउटसाइड निकालेंगे, और 2 पोटाशियम को इनसाइड लेंगे। ठीक है ना? तो ये करेंगे क्या? यहां से 3 सोडियम को बाहर फेंकेंगे ये पंप, और बेटा ये 2 पोटाशियम को अंदर लेकर आएंगे। और ये ऐसा ही कब तक करेंगे? ऐसा ही तब तक करते रहेंगे जब तक बाहर सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन वापस अंदर से 10 गुना ज्यादा नहीं हो जाती और पोटाशियम आयन की कंसेंट्रेशन अंदर बाहर से 30 से 40 गुना नहीं हो जाती। मतलब ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी पोलराइज स्टेट नहीं आ जाती है। तो वापस अगर मैं आपको शुरुआत करूं यहां पर, तो अगर हम अब बात करें पोलराइजेशन मेम्ब्रेन की, तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारी मेम्ब्रेन पोलराइज है। और वो पोलराइज क्यों है? क्योंकि बाहर सोडियम है और अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है। अगर अब आपसे कोई ये पूछता है कि मेम्ब्रेन को पोलराइज क्यों रखा जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है, तो अब आपका आंसर होगा क्योंकि सोडियम पोटाशियम एटीपीएस अपना काम करते हैं और वो 3 सोडियम को बाहर फेंकते हैं, 2 पोटाशियम को अंदर लाते हैं, और इस तरीके से हमारी मेम्ब्रेन को पोलराइज स्टेट में रखा जाता है। और जब इंपल्स आती है तो स्टिमुलस आती है, तो स्टिमुलस आने के बाद सोडियम चैनल, जो लीकी चैनल्स हैं, वहां से सोडियम का डिफ्यूजन होता है। जैसे ही पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट से -55 मिलीवोल्ट पहुंचता है, इसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं, जिस पर हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं और रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है। यहाँ इतना रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हो जाता है कि ये जो पोटेंशियल है, जो -55 हो चुका है, अब ये +20 और +30 पहुंचता है। +40 भी पहुंच सकता है, +45 भी पहुंच सकता है। इस +20, +30 या +40 के मिली वोल्ट के वोल्टेज पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं और पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। अब क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो गए हैं, तो अब सोडियम अंदर नहीं आ सकता, पर पोटाशियम बाहर निकलने लग जाता है। और इतना ही फ्लक्स होता है पोटाशियम का, इतना ही फ्लक्स होता है कि वापस से अंदर नेगेटिव हो जाती है मेम्ब्रेन और बाहर पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन अब जो ये बाहर पॉजिटिव हुई है, वो पोटाशियम की वजह से हुई है, ना कि सोडियम की वजह से। तो इसी को रीपोलराइजेशन कहा गया। लास्ट 2 मिनट का समय और लूंगा, 2-3 मिनट का, और मैं अब आपको अपनी ये बात एक ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। तो आइए ग्राफ के माध्यम से बात समझते हैं। बहुत इजी सा हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब इस बात को इस ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत इजी सी बात है और मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक जो है वोल्टेज है, दैट इज -70 मिली वोल्ट, और इसे मैं मान रहा हूं -55 मिली वोल्ट। यहां हम लोग ले लेते हैं 0, लेट्स से। यहां हम लोग ले लेते हैं +10। यहां हम लोग ले रहे हैं लेट्स से +30 या +20 और 30। ठीक है, आया समझ में? अब ये हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ये वाला जो हमारा, जो अभी मैं लाइन खींच रहा हूं, इसे मैं इरेज कर देता हूं, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है एकदम, खैर, है ना? ये मेरे पास कोई ऐसा ऐप है नहीं, हम नॉर्मल ऐप से काम कर रहे हैं इस टाइम। सो लेट्स से
कि मैंने जो ये लाइन खींची है अभी, ये आरएमपी को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये जो है अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। मेरी बात ध्यान समझना, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस टाइम क्या हुआ कि कुछ ना कुछ स्टिमुलस आई, मान लेते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ स्टिमुलस है। अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं यहाँ एरो ऑप्शन तो आ रहा है, चलो इट्स ओके, अरे है ना, मैं ये मान लेता हूं, हमने कोई कलर नहीं चूज किया हुआ, कि यहां पर कोई स्टिमुलस आई, लेट्स से ये मेरा पॉइंट ऑफ स्टिमुलस है, तो यहां मुझे कोई स्टिमुलस रिसीव हुई। जैसे ही मुझे यहाँ स्टिमुलस रिसीव होगी, तो इस पॉइंट पर आप जानते हैं कि सोडियम आयन, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें सब कुछ, वो दिखा दूंगा मैं आपको। जैसे ही यहाँ स्टिमुलस आई, होगा क्या कि सोडियम आयन इन्फ्लक्स शुरू होगा। अब आप मुझे बताइए, जैसे ये सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा जो -70 है, ये माइनस हमारा 60 पहुंचेगा, -30 पहुंचेगा, मतलब एंड देन -55 पहुंचेगा, -70 से -60 -55 पहुंचेगा। जैसे ही यहां पहुंचेगा, क्या हम इसके लिए एक वर्ड ऐड कर सकते हैं? अब आप मुझे बताइए क्या है ये, क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये हो जाएगा हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और जैसे ही हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा, होगा क्या, देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन दी, यस, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, एंड देन ड्यू टू दिस वी हैव, लेट्स से ये हमारे पास पहुंच गया +30 तक, है ना। और यहां जैसे ये +30 पर पहुंचेगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कांस्टेंट रहेगा भाई, इतना टेम्परेचर, इतना वोल्टेज चेंज हो गया कि इतना सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है कि +30 पर पहुंच गया, और यहां पर हमारे जो सोडियम चैनल होंगे वो तो हमारे हो जाएंगे क्लोज, है ना, लेकिन यहां पर हमारे जो पोटाशियम के चैनल होंगे वो हो जाएंगे ओपन। और क्योंकि जैसे ही पोटाशियम चैनल ओपन होंगे, तो वापस से इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा हमारे पोटाशियम आयंस का। और क्योंकि पोटाशियम आयन का ई फ्लक्स, नॉट इनफ्लक्स, सॉरी, पोटाशियम आयन का ई फ्लक्स शुरू हो जाएगा, तो वापस से ये +30 से होता हुआ देन वापस आएगा -55, देन -70 पे आएगा, और इतना आ जाएगा कि -70 से भी नीचे चला जाएगा। लेट्स से मैंने यहां -90 डाल लिया, आए समझ में। तो ये हमारा जो पॉइंट है जिसको मैं -90 कह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, -70 तक रहता तो ये हो जाता मेरा रीपोलराइजेशन, ये हो जाता मेरा रीपोलराइजेशन। इस पॉइंट पर हम लोग जो ये पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे, इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन, है ना, और एक्शन पोटेंशियल, और ये रीपोलराइजेशन है। और जब ये -90 पर पहुंचा, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग, हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, आया समझ में। अब देखिए हमारे पास ये इतना नेगेटिव हो चुका है, कितना नेगेटिव कि -90। तो अब आप समझिए होगा क्या, अब होगा कुछ नहीं, होगा ये कि इस टाइम सोडियम पोटेशियम एटीपीज काम करना शुरू करेंगे, और वो वापस से 3 सोडियम को वापस बाहर फेंकेंगे। मैं लाइन यहां बनाता हूं बस ऐसे ही, ठीक है ना। और हमारे पास कब तक फेंकेंगे, जब तक -70 मिलीवोल्ट वापस से स्टेबलाइज नहीं हो जाता। तो वापस जो मैंने लाइन बना दी है, ये वाली लाइन किसकी हो गई, ये वापस से आरएमपी को रिप्रेजेंट कर रही है, आया समझ में। तो ये है। अब इसके लिए ग्राफ है मेरे पास, वो मैं ग्राफ आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है ना, वो ग्राफ मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ चलते हैं और स्केप पे मैं चलता हूँ, ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं। ये ग्राफ मैंने यहाँ लगाया होगा, और अब हम इसे वापस ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब आप इस ग्राफ को समझिए, ठीक है, एक सेकेंड, हम ऑलमोस्ट वी आर डन। अब देखिए इस ग्राफ को समझिए, ये ग्राफ पूरी तरीके से जो है हमको ये सारी बात समझा रहा है। ये हमारा -70 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जब हमारे पास -70 मिलीवोल्ट है, कोई इंपल्स जनरेट नहीं हो रही है, ये हमारा आरएमपी है, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब देखिए हमारे पास कुछ स्टिमुलस आएंगी, ये हमारे फील्ड इनिशिएशन है, मतलब हमारे पास -55 मिलीवोल्ट जब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं मानी जाएगी। हम ये मान लेते हैं कि ये -55 पर जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पहुंची, तो होगा क्या कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज लेस नेगेटिव, एंड -55 थ्रेशोल्ड पहुंच गया। तो -55 पर होते ही जितने भी सोडियम आयन के चैनल्स हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे, और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो पोटेंशियल है जिसको हमने +30 लिया है, यहाँ पर +40 दिखा रखा है, तो ये यहाँ तक पहुंचेगा, और इसी को हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं।
इसे हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, जहां हमारे सारे सोडियम के चैनल्स बंद हो जाएंगे +30 +40 पर, लेकिन पोटाशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोटाशियम आयन का ई फ्लक्स शुरू हो जाएगा, मतलब रैपिड ई फ्लक्स, ये बाहर निकलने लगेंगे और इलेक्ट्रिकल चार्ज वापस से पोटाशियम आयन की वजह से फॉल हो जाएगा एंड वापस ये -70 मिली वोल्ट पर पहुंचेगा। जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगा, इस पीरियड को हम लोग रीपोलराइजेशन कह देंगे। देखिए लिखा हुआ है कि रीपोलराइजेशन है, आया समझ में। लेकिन पोटाशियम आयन इतना नीचे जा रहा है, इतना बाहर जा रहा है, इतना बाहर जा रहा है कि -70 से भी नीचे आ गया और हमारा ये -90 तक पहुंच सकता है, -80 90 तक। और जब ये -80 90 तक जाएगा, तब हमारे पोटाशियम जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे और इस स्टेज को, इस टाइम पीरियड को हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जब तक हमारी दूसरी इम्पल्स क्रिएट नहीं हो सकती है, और इसे जो यहाँ पर जो पोलराइजेशन हो चुका है, मतलब ये जो -80 -90 पहुंच चुका है, इसे हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप काम करेंगे और वो 3 सोडियम को बाहर फेंकेंगे और 2 सोडियम को अंदर लेंगे, जब तक कि ये पोटेंशियल स्टेबलाइज नहीं हो जाता वापस से आरएमपी पर। सो आई डोंट नो कितना टाइम हो गया है इस वीडियो को। 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल में, क्योंकि इसमें दिखाई तो दे नहीं रहा अभी टाइम, है ना। 10 बजे तो शायद शुरू किया था, या उससे पहले तो 11:15 तो इस समय हो ही चुके हैं, तो 1.25 घंटे का ये लेक्चर हो चुका है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड मे बी इट इज वर्थ रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। if you really clear your concept, then please do subscribe to the channel. Generally मैं कहता नहीं, but ऐसे कह ही दे रहा हूँ, है ना। एंड एटलीस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि ये आपको समझ में आया है। अभी नया नया चैनल है, आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे कितने नहीं देखेंगे, बट अगर आप इसे कंसंट्रेशन से देख रहे हैं और ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ है, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि this topic is clear to you and share with your friends. Now we'll meet in the next session. Till the time, thank you so much everyone.